आइए अभी तक हम लोग जो है 1.5 तक पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1.5 तक। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 1.6। ठीक है, और 1.6 सबसे पहले बता दूँ, आपके पास यदि किताब है, एनसीईआरटी बुक है, तो आप अपने पास रख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 1.6 देखिए, उसमें कह रहा है कि 4 बिंदु आवेश क्यूए, 4 बिंदु आवेश क्यूए, पहला है क्यूए बराबर 2 माइक्रोकुलाम, क्यूबी बराबर -5 माइक्रोकुलाम, क्यूसी बराबर -2 माइक्रोकुलाम तथा क्यूडी बराबर -5 माइक्रोकुलाम 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग एबीसीडी के शीर्षों पर अवस्थित है। वर्ग केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकुलाम आवेश पर लगने वाला बल कितना है। मतलब कह रहा है कि 4 आवेश हैं, ठीक है, और ये 4 आवेश जो है किसी वर्ग पर अवस्थित हैं जिनका मान दे रखा है, और कह रहा है कि वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकुलाम का एक आवेश रखा गया है। तो इन चारों के कारण जो है उनके ऊपर कितना बल लग रहा है, उसके ऊपर बल का परिमाण ज्ञात कीजिए कितना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो मान दे रखा है चारों आवेशों का, वो पहले का मान देखा है क्यूए, और क्यूए का मान है 2 माइक्रोकुलाम। ठीक है, क्यूबी का मान है कितना, तो क्यूबी का मान है -5 माइक्रोकुलाम, क्यूसी का मान है 2 माइक्रोकुलाम। ठीक है, और क्यूडी का मान है -5 माइक्रोकुलाम। क्यूडी क्या है, क्यूडी, और क्यूडी का मान कितना, -5 माइक्रोकुलाम। इन का मान है, आप देख रहे हैं कि इस मान में क्यूए का मान क्या है, क्यूए का मान जो है क्यूसी के बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्यूए का मान जो है वो क्यूसी के बराबर है, तथा यहाँ पे दिखा दीजिए इसको, क्यूबी का मान जो है वो क्यूडी के बराबर है। इसका मान कितना है, -5 माइक्रोकुलाम, और इसका मान कितना है, तो यहाँ पे इधर लिख दे रहे हैं केवल 2 माइक्रोकुलाम है। कितना है, 2 माइक्रोकुलाम। ठीक है, ये हो गया, ये मान हमने दिखा दिया है। उसके बाद से कह रहा है कि जो वर्ग है वो क्या है, तो वह 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है। ठीक है, तो चलिए हम इधर से ही रखते हैं, यही से रखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो वर्ग है यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हमने एक वर्ग माना कि ये हमारे पास क्या है, 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। ठीक है, ये हमारे पास वर्ग है ए बी सी डी। ठीक है, इसके ऊपर जो आवेश है वह क्यूए है, इसके ऊपर जो आवेश है वह क्यूबी है, इसके ऊपर आवेश जो क्यूसी है, और इसके ऊपर जो आवेश है वह क्यूडी है। ठीक है, क्यूए और क्यूबी सबका मान हमें मालूम है। यहाँ से यहाँ तक ये 10 सेंटीमीटर का कह रहा है, मतलब कि ये भी 10 सेंटीमीटर का है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक वर्ग के चारों भुजाओं का मान क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, 4 भुजा होते हैं, तो 4 भुजा क्या मतलब मान आपस में बराबर होता है। तो 10-10 सेंटीमीटर का हो गया, इनकी भुजा का जो है लंबाई हो गया। अब आपको ध्यान रखना है, हमें क्या करना है, तो इसको हल करते समय आपको कह रहा है कि इसके केंद्र पर, मतलब कि कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके केंद्र पर, इसके बीचों बीच में केंद्र पर, ठीक है, एक माइक्रोकुलाम केंद्र मान लेते हैं कितना है, वो है, और इस पे 1 माइक्रोकुलाम का एक आवेश रखा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि एक आवेश यहाँ पे रखा गया है, एक आवेश यहाँ पर, मतलब कि चारों शीर्षों पर आवेश रखा गया है। तो हम लोग जो आवेश जानते हैं कि आवेश क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, और जब किसी वैद्युत क्षेत्र में जब किसी आवेश को लेकर जाया जाता है तो उसके ऊपर वैद्युत बल लगता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है इन चारों के कारण क्या होगा, इसके ऊपर वैद्युत बल लगेगा, और उसी वैद्युत बल का परिमाण हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो उसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो बहुत आसान है, हम लोग पढ़े हुए हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, कूलाम नियम से अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़े हैं, और उसका अध्यारोपण का उपयोग करके यहाँ पे जो इस सवाल को हम लोग क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो मान लीजिए कि अगर हम क्यूवी के द्वारा उस पर बल निकालें तो वो कितना होगा, और यहाँ पे बल जो है सदिश राशि होता है, उसकी दिशा भी दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है यहाँ पर एक विकर्ण खींचते हैं, मतलब कि यहाँ से इस शीर्ष से क्या करते हैं, इस कोण से जो है इसको इस शीर्ष से इसके विपरीत वाले शीर्ष से क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो ये क्या करता है, ये जो डीबी है और ये जो एसी है, ये क्या करते हैं, ये केंद्र पे एक दूसरे को काटते हैं एक दूसरे को काटेंगे। और एसी क्या तो विकर्ण है, और एडी क्या तो डीबी क्या तो विकर्ण है, मतलब कि एसी और डीबी क्या है, विकर्ण है, विकर्ण, इनको विकर्ण कहा जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि जब हम दो विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को केंद्र पर जो है प्रतिच्छेदित करते हैं, और प्रतिच्छेदित करने के बाद से यहाँ तक जो भाग होगा केंद्र से, और एक शीर्ष का जो भाग होता है, लंबाई जो होता है वह क्या होता है, ये सबका लंबाई आपस में बराबर होता है। मतलब कि जब दो विकर्ण, एक वर्ग के जब दो विकर्ण क्या करते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने आप को
समान भागों में बांटते हैं, मतलब कि समद्विभाजित करते हैं, दो भागों में क्या करते हैं, दो बराबर भागों में बांट देते हैं, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक सब लंबाई क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो ये क्या करते हैं, ये प्रतिच्छेदित करते हैं, तब इनकी जो लंबाई होती है, ऐसे ए ओ भी लिख सकते हैं। चलिए ऐसे लिखते हैं, ओ ए ओ बी, ये क्या होंगे, ओ सी और ओ डी, ये सब क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए कि अगर क्यूए के द्वारा इस बिंदु ओ पर हमें बल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक दूरी निकालेंगे। क्यूसी के द्वारा अगर हम निकालते हैं, इस पे बल निकालते हैं, तो क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक दूरी निकालेंगे। तो अगर हम किसी एक का दूरी निकाल लेते हैं, तो हमें सबका दूरी क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो उसको निकालने के लिए हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये क्या है, यहाँ पर एक देख रहे हैं, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये वाला एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे बन रहा है। इसका मान 10 सेंटीमीटर, इसका मान कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो इसका भी 10 सेंटीमीटर, इसका भी 10 सेंटीमीटर, और ये क्या है, कण हो गया। तो हमें कण का मान निकालना है, तो हम लोग कण के जानते हैं, सूत्र होता है, कण बराबर होता है रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि जानते हैं कि हाइपोटेनस बराबर क्या होता है, स्क्वायर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो परपेंडिकुलर का मान कितना है, लंब का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर है, आधार का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर है। इन दोनों के मान को हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं। तो जब इन दोनों को मान को रखेंगे, रूट में लंब का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 प्लस 100 हो जाएगा, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और 200 को क्या लिख सकते हैं, 10√2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 में 2 से गुणा करेंगे फिर से 200 हो जाएगा। और ये सेंटीमीटर में मात्रा है, किसमें है, सेंटीमीटर। तो ये कण हो गया। ठीक है, और ये कण किसके बराबर है, कण को हम लोग जो है डायगोनल बोलते हैं, मतलब कि विकर्ण बोलते हैं। तो डीबी ये बराबर है और एसी भी क्या होगा, बराबर ही होगा। ये सब क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो ध्यान दीजिए, एसी और डीबी का मान कितना मिल गया हमें, डीबी का मान मिल गया 10√2 सेंटीमीटर। चूंकि हमें किसका मान निकालना है, ओए का मान निकालना है, क्योंकि हमें क्यूए के द्वारा क्या करना है, इस पे बल निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ओए का मान निकालेंगे। तो ओए का मान कैसे निकालेंगे, तो ओए का मान निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि ये जब हम क्या करता है, ये जो एक दूसरे को विकर्ण क्या कर रहा है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब समद्विभाजित करते हैं, दो समान भागों में बांटते हैं। मतलब कि ये वाला दूरी और ये वाला दूरी भी क्या आपस में बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि अगर इस टोटल दूरी को जोड़ें तो क्या हो जाएगा, टोटल दूरी जो है जोड़ेंगे तो ये पूरा दूरी, मतलब कि इसको जोड़ें और इसको जोड़ें तो क्या होगा, टोटल दूरी मिल जाएगा। मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो AC है वो किसके बराबर है, तो वह बराबर है 2AO के, क्योंकि ये दोनों के आपस में बराबर हैं। तो OA या AO का मान कितना हो जाएगा, तो हम OA का मान निकाले तो ये कितना हो जाएगा, AC/2 और AC किसके बराबर है, 10√2 के, तो 10√2/2, 2 से कट जाएगा 5 बार में। तो OA बराबर कितना हो जाएगा, 10√2 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है यहाँ से यहाँ तक जो है और इन सब का जो है दूरी हो जाएगा। मतलब क्या है, ये सब आपस में बराबर है। मतलब कि OA का मान भी 5√2 हो जाएगा, OB का मान भी 5√2 हो जाएगा, OC का मान और OD का भी मान उतना ही हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, सभी से जो है +1 माइक्रोकूलम आगे जो है कितने दूरी पर है उसको हम लोग जो है दूरी निकाल लिए हैं। इसकी इन सबके बीच की दूरी हम क्या कर लिए हैं, निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब एक एक करके हम लोग बल निकालेंगे। तो हम लोग बल की दिशा भी यहाँ पे प्रदर्शित कर देते हैं कि बल की दिशा कितना है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ से तक दूरी कितना है, 5√2 है, यहाँ से तक दूरी कितना है, 5√2 है, और इसका मान कितना है, 2 माइक्रोकूलम है। इसका मान कितना है, तो इसका भी मान 2 माइक्रोकूलम है। तो अभी आपको ध्यान देना है, ये किसमें है, तो ये प्लस में है, ये किसमें है, तो ये भी प्लस में है, और यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम किसमें है, प्लस में है। तो ये क्या करेगा, प्लस प्लस, अब इसके बीच में कौन सा बल लगेगा, तो इसके और इसके बीच में जो है प्रतिकर्षण बल लगेगा। मतलब कि ये क्या करेगा, ये इसको जो है इधर से बाहर की तरफ ऐसे, ये वाला जो QC है, ये QC क्या करेगा, इसको बाहर की तरफ ऐसे धक्का देगा इधर। ठीक है, तो ये QC का दिशा हो जाएगा, QC इस दिशा में लगेगा ऐसे, मतलब कि C से O दिशा में। ठीक है, उसके बाद से ये क्या करेगा, जो QA है ये क्या करेगा, ये भी धनावेश है, ये भी क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा इस दिशा में। तो ये इसकी दिशा हो जाएगी वेक्टर FA। ठीक है, अब ये किस में है, तो QB जो है -5 माइक्रोकूलम है, और ये भी कितना है, तो -5 माइक्रोकूलम है। ये क्या करते हैं, माइनस में है, तो ये क्या करेंगे, इस प्लस अब इसको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। मतलब कि ये किसकी दिशा है, तो ये QB की दिशा है, तो ये FB की दिशा, मतलब कि FQ क्या कर रहा है, QB जो है अपनी तरफ आकर्षित करेगा, इसको खींचेगा, क्योंकि ये प्लस में है, ये किसमें है, माइनस में है। हम लोग जानते हैं कि प्लस माइनस में क्या होता है, आकर्षण बल लगता है। तो ये क्या करेगा, ये माइनस हो या प्लस हो, क्या करते हैं, दोनों ही एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, समान बल से आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये इसको जो है इधर खींचता है।
अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पर ये भी माइनस में है, तो ये क्या करेगा, ये -5 माइक्रो कूलम जो है इस आवेश को अपनी तरफ खींचेगा। इस आवेश को अपनी तरफ खींचेगा तो उसको मानते हैं वेक्टर FD है, ये वेक्टर FD हो गया। तो हमने यहाँ पे दिशा दिखा दिए हैं। अब हमें इनका मान निकालना है, तो हम मान निकालेंगे तो देख रहे हैं कि दूरी भी बराबर है और आवेश भी क्या है, बराबर है। तो किसी अगर एक का मान निकाले, या अगर यहीं पे हमें दिखाई दे रहा है यहीं पे इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये कितना है, ये +2 माइक्रो कूलम आवेश है, देख रहे हैं ना, ये +2 माइक्रो कूलम है। और ये कितना है, तो ये जो है ये भी +2 माइक्रो कूलम है। ये क्या करेगा, ये जितने बल से ये आवेश जो है जितने बल से इसको प्रतिकर्षित करेगा, वह आवेश भी उतने ही बल से इसको प्रतिकर्षित करेगा। दोनों समान बल से एक दूसरे के विपरीत दिशा में, ये जो है इधर से इस दिशा में प्रतिकर्षित करता है और ये वाला भी जो है इस दिशा में प्रतिकर्षित करता है। दोनों क्या कर रहे हैं, समान बल लगा रहे हैं। तो भाई इधर से अगर मान लो कि F इधर से मान लो कि 5 न्यूटन लगता है और इधर से 5 न्यूटन लगता है, तो उसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार मान लो कि ये -5 माइक्रो कूलम और ये -5 माइक्रो कूलम है। ये क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ खींचता है और ये भी इसको खींचता है। तो ये कितने बल से खींचता है, तो उसको मान लो कि वो भी 5 माइक्रो कूलम से, चलो मान लेते हैं 5 न्यूटन से खींचता है, और ये भी उसको 5 न्यूटन से ही खींचेगा, क्योंकि दूरी भी बराबर है और आवेश भी बराबर है। तो इसलिए क्या होगा, इनके बीच में जो बल लग रहा है वो बल क्या है, दोनों का बल जो है समान है, परंतु दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो हम लोग जानते हैं कि उसके बल, उसके ऊपर जो कुल बल होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1 माइक्रो कूलम के आवेश के ऊपर कितना बल लग रहा है, 0 बल लग रहा है। ऐसे भी हम कह सकते हैं, या उसको हल करके भी आप क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो चूंकि आप कह दीजिए डायरेक्ट यहाँ पे कि QC, देखिए QV और क्या है, QV जो है QV और QC क्या है, बराबर है। तो इनका बल भी वेक्टर FA और वेक्टर FC भी क्या होगा, आपस में बराबर होंगे, परंतु दिशा क्या होगी, इनकी जो है दिशा जो है विपरीत होगी। ठीक है, तथा इसी तरह QV और QC क्या है, आपस में बराबर है। QV और QC आपस में बराबर, तो इनका जो बल लगेगा QV और जो जो बल लगेगा जो वेक्टर FV और जो वेक्टर FC लगेगा, ये भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा, परंतु क्या होगा, इनकी दिशा जो है अलग अलग होगी। ठीक है, तो इनका बल क्या है, आपस में सब बराबर है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम उस पर कुल बल निकाले, अगर नेट बल निकाले 1 माइक्रो कूलम आवेश पर कुल बल कितना होगा, तो कुल बल अगर हम लोग निकाले तो हमारा F हो जाएगा, और यह F किसके बराबर होगा, यह F बराबर होगा वेक्टर FA प्लस वेक्टर FB प्लस वेक्टर FC प्लस वेक्टर FD। अब जो है हम जानते हैं कि ये FA और FC क्या है, ये दोनों आपस में बराबर। तो इनका परिमाण हम लोग मान लेते हैं कितना है, तो चलिए हम लोग मान लेते हैं इनका परिमाण कितना है, तो भाई FA है, कितना है, F केवल मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, F है। और इसका परिमाण मान लेते हैं कि चलिए FA है, कितना मान लेते हैं, FA। तो भाई इसका देखिए, इसका परिमाण कितना है, इसका भी परिमाण F आया है, इसका परिमाण कितना है, F आया है, परंतु A का मान किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और इसका माने हैं हम लोग कितना, FA माने हैं, और इसका माने है, इसका भी FA माने है, दोनों का परिमाण समान माने है, परंतु एक का मान किस में होगा, माइनस में होगा। तो अब देखिए एक F में से क्या हो जाएगा, एक F कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह एक लाइन और बढ़ा देते हैं, FA माइनस FA। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, 0। तो उसके ऊपर कुल बल कितना लग रहा है, 0 लग रहा है। या आप क्या कर सकते हैं, या आप पूरे मान रखकर हल करना चाहते हैं तो आप उस मान रख कर भी हल भी कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे QA के द्वारा, ठीक है, QA के द्वारा लिखेंगे आप, QA के द्वारा 1 माइक्रो कूलम आवेश पर बल। तो भाई इसको एक को Q1 मान लेंगे, एक को Q2 मानेंगे, और कूलम बल से लगाएंगे F बराबर K Q1 अपान R² लगाएंगे। Q1 क्या हो जाएगा, QV हो जाएगा, और Q2 क्या हो जाएगा, 1 माइक्रो कूलम हो जाएगा। और R का मान इनके बीच की दूरी रखेंगे कितना, 5√2 रखेंगे, और इस सेंटीमीटर में है, आप इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, किस में चेंज कर लेंगे, मीटर में। तब रख करके वहां पे हल करेंगे और उसको बनाएंगे और काट पीट करेंगे। ठीक है, तो उसका मान मिलेगा, और उतना ही मान क्या हो जाएगा, C का भी मान हो जाएगा, QC का भी मान हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह एक इसका मान निकालेंगे तो दोनों का मान मिल जाएगा। उसके बाद से वहां पे रखेंगे तो एक का मान माइनस में मिलेगा, एक का मान प्लस में बनेगा, वैसे ही क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। या हमने डायरेक्टली यहाँ पे मान लिया है कि चलिए QA का मान QC के बराबर है, तो इनका बल भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा, क्योंकि भाई दूरी भी क्या है, इनका दूरी भी आपस में बराबर है। ठीक है, OA और OB भी क्या है, ये OC भी क्या है, आपस में बराबर है, ये दोनों ही बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका मान, इसका बल जो लगेगा वो भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने मान लिया है, इसलिए हम इसको F मान लिया है। ठीक है, तो एक का मान माइनस में रखेंगे, एक का मान प्लस में रखेंगे, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके ऊपर बल कितना लग रहा है, 0 लग रहा है, 0 लग रहा है। ठीक है, इसके बाद से 1.7 लेते हैं। 1.7 क्या कहता है,
और ये अब हम लोग जो है 1.7 लेते हैं, ठीक है। और 1.7 में 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा, स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक टूट नहीं सकती, क्यों? ठीक है। सतत का मतलब क्या होता है? लगातार। तो हम लोग जानते हैं, पढ़े हुए हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण में पढ़े हुए हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, एक सतत वक्र होती हैं, ठीक है, लगातार होती हैं, वो बीच में टूटी हुई नहीं होती हैं। वही कह रहा है, अर्थात इसका मतलब अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक टूट नहीं सकती, क्यों? मतलब कि नहीं टूटने का कारण क्या है? वो सतत ही क्यों होता है? क्या कारण है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत होती हैं, वो टूट क्यों नहीं सकती हैं? उसका कारण बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले यदि इसका हमें डिफिनेशन लिखना है, पहले का डिफिनेशन लिखना है, परिभाषा इसका लिखना है, ठीक है, इसका उत्तर लिखना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग वैद्युत क्षेत्र रेखा को पढ़े थे और वैद्युत क्षेत्र रेखा का हम लोग परिभाषा जो है पढ़े थे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है को प्रदर्शित करते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा हम लोग वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। और ये वैद्युत क्षेत्र रेखा जो है कैसे होता है? तो जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक वैद्युत आवेश है, तो ये वैद्युत आवेश क्या करता है? ये अपने चारों तरफ जो है वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। अगर हम इस क्षेत्र में क्या करते हैं, अगर हम इस क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश ला देते हैं, कोई दूसरा आवेश क्या करते हैं, ला देते हैं, तो ये क्या करेगा? ये आवेश उसको प्रतिकर्षित करेगा, बाहर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। और ये बाहर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा तो ये आवेश क्या करेगा? गति करने लगता है, ठीक है। और ये आवेश लगातार गति करता है, ठीक है, ये लगातार जो है गति करता जाता है। ये क्या करता है? ये आवेश जो है लगातार गति करता है, और उसका जो पथ होता है उसी पथ को हम लोग वैद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। लोग पढ़े हुए हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र रेखा होता है वह क्या होता है। तो जो वैद्युत क्षेत्र रेखा होता है, तो जब हम किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी अन्य आवेश को रखते हैं तो उस आवेश पर वैद्युत बल लगता है और वह आवेश क्या करता है? स्वतंत्र रूप से गति करता है। तो उसकी जो पथ होता है उसी पथ को हम लोग वैद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। और वो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि ये जो आवेश है ये सतत गति करता है और जो पीछे का जो पथ उसका बनता जाता है, और इसको क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। अर्थात ये आवेश अगर मान लीजिए कहीं बीच में जंप करता, तो मान लीजिए कि यहाँ पे था और यहाँ से जंप करके यहाँ पे चला गया, ए वाले पॉइंट पे था, बी वाले पॉइंट पे चला गया, तो भाई ये क्या होगा? ये पथ इसका टूट जाएगा। मतलब कि इधर से आ रहा था और यहाँ से जाकर चलना शुरू कर दिया, तो ये क्या होगा? बीच में जो है वैद्युत क्षेत्र अब नहीं है, वैद्युत क्षेत्र रेखा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा जो है नहीं होता है। ये वैद्युत आवेश लगातार गति करते जाता है, ठीक है। ये बीच में कहीं जंप नहीं करता है। अगर जंप करता तो क्या होगा? अगर जंप करता तो क्या होगा? बीच में यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र रेखा एब्सेंट हो जाती, अनुपस्थित हो जाती, और तब वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र का मान भी कितना हो जाता? 0 हो जाता। परंतु ये आवेश लगातार जो है गति करता है, सतत गति करता है। सतत गति करने के कारण इसके पीछे जो है सतत पथ मिलता जाता है, और उसी पथ को हम लोग वैद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। और जिस दिशा में वैद्युत बल लगता है उसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र रेखा, जिस दिशा में वैद्युत बल लगता है उसी दिशा में क्या करता है? वो आवेश जो है गति करता है, और उसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है प्राप्त होती जाती हैं, ठीक है। तो ये जो है हमें प्राप्त हो गया। तो समझ गए क्यों होता है? क्योंकि जो वैद्युत आवेश होता है वह वैद्युत बल के कारण जो है सतत गति करता है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है कभी टूटती नहीं है, क्योंकि जो उनका जो पथ होता है वही पथ क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र रेखा कहलाता है। ये बात हमने जो है समझ लिया। अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो कह रहा है कि स्पष्ट कीजिए कि 2 क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदन क्यों नहीं करती। ये हमने जो है वैद्युत क्षेत्र रेखा के जो गुण होता है उसमें हमने पढ़ा था कि जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? तो हम लोग जानते हैं कि अगर ये मान लीजिए क्या है, अगर ये वैद्युत क्षेत्र है, अगर ये वैद्युत क्षेत्र रेखा है, अगर हम क्या करते हैं, इस पे इसके किसी भी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचते हैं, ये स्पर्श रेखा, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा, तो ये क्या करता है? इस पे लगने वाले वैद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। इस पे जो वैद्युत बल लगता है उसकी दिशा को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि अगर हम क्या करते हैं, अगर हम लोग जो है 2 क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये एक क्षेत्र रेखा है और ये एक दूसरी क्षेत्र रेखा है, हम दोनों क्या करते हैं? ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर देती हैं, ठीक है। एक ए वैद्युत क्षेत्र रेखा है और एक बी वैद्युत क्षेत्र रेखा है। ये दोनों क्या करते हैं? यहाँ पे वो बिंदु पर जो है प्रतिच्छेदित कर देती हैं। तो मान लीजिए कि अगर हम इस वैद्युत क्षेत्र रेखा के लिए क्या करेंगे, अगर इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे तो हम किधर खींचेंगे? इस दिशा में खींचेंगे, ऐसे स्पर्श कराकर इस बिंदु पर, और इस रेखा के लिए खींचेंगे तो क्या होगा? ये स्पर्श रेखा जो है इस तरह से होगा। तो देख रहे हैं कि एक ही बिंदु पर क्या है? 2 दिशा में बल लग रहा है। एक बल इधर है और एक बल इधर है। 2 अलग अलग दिशाओं में एक ही बिंदु पर बल लग रहा है, जो संभव नहीं है। एक बिंदु पर केवल एक ही दिशा में वैद्युत बल लग सकता है। एक बिंदु पर केवल एक ही दिशा में
विद्युत क्षेत्र लग सकता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए कि ये क्यों नहीं प्रतिच्छेदित करती। तो आप कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, क्योंकि प्रतिच्छेदन बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। कितने स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं? दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, और वो दोनों स्पर्श रेखाएं जो है दो अलग अलग दिशाओं में विद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, जिसकी जो संभव नहीं है, जो क्या है, संभव नहीं है, इसलिए प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन आपका जो है तैयार हो गया। ठीक है, तो इसको आप जो है नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए। इसके बाद से हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे।